8. जब चाणक्य ने बूढ़े हो चुके शक्टार से कहा कि वो किसी भी हालत में उनकी धनानंद के दरबार में जाने की व्यवस्था करवाए, तो शक्टार ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, पुत्र, सटीक समय में तुमने ये यक्ष प्रश्न किया है। कल से मगध राजमहल में ब्राह्मण दान का उत्सव प्रारंभ होने वाला है। वही श्रेष्ठ समय है। उसी समय तुम धनानंद से मगध के भविष्य की चर्चा कर पाओगे और उसे सिकंदर के प्रति सचेत भी कर पाओगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वृद्ध शक्टार और चाणक्य अपनी अपनी कुटिया की तरफ विश्राम करने के लिए चल दिए। अगली सुबह पाटलिपुत्र में मगध नरेश धनानंद के दान पर्व की चर्चा थी। राजभवन के एक विशेष कक्ष में इस कार्यक्रम की व्यवस्था की गई थी। सुबह का समय था। चाणक्य स्नान ध्यान करके अपनी कुटिया के बाहर टहल रहे थे। वो विचारों में मग्न थे। उनके विचार में मगध राज्य का भविष्य ही उमड़ रहा था। चाणक्य सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी कुटिया के बाहर किसी रथ के रुकने की आवाज आई तो चाणक्य की ध्यान अवस्था भंग हुई। चाणक्य ने देखा तो शक्टार रथ से उतरकर उनकी तरफ चले आ रहे थे। प्रणाम पूजनीय शक्तार, मैं आपके लिए ही प्रतीक्षारत था। सदा प्रसन्नतापूर्ण रहो पुत्र। मेरे आगमन के साथ ही तुम्हारी ध्यान मग्न विचारधारा भंग हुई है। अब विलंब मत करो, चलो रथ की तरफ। जैसे ही रथ ने मगध राजधानी पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश किया तो चाणक्य उसकी भव्यता को देखकर चकित हो उठे। थोड़ी दूर जाने के बाद नगर क्षेत्र आरंभ हो गया। विशाल पथ, सुंदर अट्टालिकाएं, जगह जगह भव्यता को प्रदर्शित करते हुए विश्राम कक्ष को देखकर चाणक्य के मुख से कुछ शब्द निकल गए। अहो भाग्य हमारे, धनानंद का मगध राज्य तो अति समृद्ध है। अगर इस राज्य की बागडोर किसी कुशल युवराज या महाराज के हाथ में होती तो यहां की प्रजा के ऊपर दुखों का पहाड़ न टूट रहा होता। पुत्र चाणक्य, प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी बातों को आकाश अंबर ने भी सुन लिया है, इसलिए हवाओं ने भी अपना रास्ता बदल दिया है। तुम्हारी बात सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। प्रश्न? पूछिए गुरुदेव। धनानंद के दरबार में पूछने से पहले मैं उस प्रश्न का यथा सामर्थ्य उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे अंदर ये जानने की चेष्टा जगी है कि तुम्हारी दृष्टि में किसी राज्य के लिए श्रेष्ठ युवराज या राजा के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? मेरे अमात्य, ये दौर केवल एक राज्य की चर्चा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये दौर पूरे स्वराज्य की गहन चिंता करने का है। इस राष्ट्र को एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की आवश्यकता है जिसके अंदर लोभ का स्पर्श तक ना हो, जो बिना पक्षपात के न्याय के पथ पर चलने वाला हो, जिसमें त्याग और बलिदान की भावना हो, जो प्रतापी हो, साहसी हो। अगर किसी राष्ट्र को एक ऐसा प्रतापी सम्राट मिल जाए तो वो एक मगध साम्राज्य क्या, अनेक मगध साम्राज्य की रचना कर सकता है और ऐसे ही अनेक साम्राज्यों के वैभव को ठोकर भी मार सकता है। इस बारे में हिस्टोरियन का पक्ष जानना भी जरूरी है। इसलिए चाणक्य की बात करते हुए हिस्टोरियन विनोद रावत कहते हैं कि भारतवर्ष के वैभवशाली इतिहास में इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि चाणक्य ने अमात्य शक्टार से जिस चक्रवर्ती सम्राट की खूबियों के बारे में चर्चा की थी, उन्हीं खूबियों को देखकर आज भी आम जनता देश को चलाने के लिए सरकार का चयन करती है। इसी के साथ चाणक्य ने अमात्य शक्टार से चक्रवर्ती सम्राट को लेकर कहा था कि राष्ट्र को एक ऐसे सम्राट की आवश्यकता है जो कभी कठोर तो कभी कोमल रहकर जनता को सही नीति पर चलना सिखाए। इसी के साथ चाणक्य ने बताया था कि नैतिकता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, भ्रष्ट शासन किसी भी देश को कैसे खोखला कर सकता है। आचार्य चाणक्य के बताए इन सभी सूत्रों को राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है। चाणक्य वृद्ध हो चुके शक्टार से भविष्य के
चक्रवर्ती सम्राट के बारे में बता ही रहे थे कि हवा से बातें करते हुए उनका रथ राजमहल के सामने पहुंच गया। चाणक्य रथ में सवार होकर मगध राजमहल के पास पहुंचे थे। जब वो मगध से तक्षशिला की तरफ मजबूर होकर गए थे तब उनकी उम्र 15-16 वर्ष थी, परंतु आज वो एक आचार्य बन चुके थे और मगध निर्माण के लिए धनानंद से मिलने जा रहे थे। देखते ही देखते राजमहल आ गया। रथ के रुकने की आवाज से चाणक्य और शक्टार के बीच बातचीत भंग हुई। इस बारे में हिस्टोरियन हरि नारायण आप्टे कहते हैं कि जब चाणक्य और शक्टार के बीच बातचीत भंग हुई थी, उसका मुख्य कारण यह था कि मगध राजमहल की भव्यता अपनी कथा स्वयं बता रही थी। उस भव्यता को देखकर कोई भी कह सकता था कि इस राज्य के पास धन की तो बिल्कुल कमी नहीं है। फिर भी वहां की प्रजा क्रूर शासक को सहन कर रही थी। उस दौर का मगध राजमहल लाल और सफेद पत्थरों से बना हुआ था। उस तरह के नक्काशी आज भी बड़ी बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स में देखने को नहीं मिलती है। जरा आप कल्पना करिए कि एक ऐसा राजमहल जिसके कक्ष तक पहुंचने में कई दरवाजों को पार करना पड़ता हो, जहां तक जाने वाले मार्ग के अगल बगल सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी दूर में सैनिक भाले के साथ सतर्क खड़े हुए हों। जब चाणक्य शक्टार के साथ रथ में सवार होकर मगध राजमहल के सामने पहुंचे थे तो वहां का दृश्य कुछ ऐसा ही था। उस दृश्य को देखते हुए चाणक्य और शक्टार ने राजमहल में प्रवेश किया। राज दरबार में खड़े सैनिकों ने शक्टार का अभिवादन किया। प्रणाम अमात्य शक्टार, गुरुदेव अमात्य शक्टार की जय हो। 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 सभी सैनिक गण खुश रहिए। आज हमारे साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य स्वयं इस दरबार में पधारे हैं। प्रणाम आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य की जय हो। 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 आइए आचार्य चाणक्य, आप इस दरबार के लिए विशेष अतिथि हैं, इसलिए अतिथियों की पंक्ति में अपना आसन ग्रहण करिए। राज दरबार में शक्टार ने चाणक्य को विशेष अतिथियों वाली पंक्ति में बिठा दिया और खुद जाकर अतिथियों के साथ अलग आसन पर बैठ गए। चाणक्य ने अपना स्थान ग्रहण करने के बाद देखा कि दरबार की व्यवस्था सुंदर परिधानों में सजी अल्प आयु यानी कम उम्र की लड़कियां कर रही है। राज दरबार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां लोभ और व्यास का कर्म कांड चलता है। चाणक्य ने देखा कि राज दरबार में कुछ ऐसे भी अतिथि बैठे थे जो लड़कियों की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो रहे थे। इस व्यवस्था को देखकर चाणक्य को एहसास हो चुका है कि ये राज्य सिकंदर के हमले के लिए तैयार नहीं है। कुछ समय पश्चात तेज आवाज में अपने भाले को पटकते हुए दरबारी सैनिक ने आवाज लगाई, सुनो सुनो सुनो, सावधान! मगध के शक्तिशाली, महाविद्वान, महामान्य श्री अमात्य राक्षस पधार रहे हैं। अमात्य राक्षस पर उम्र का प्रभाव बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। ऊंची देह, ऊंचा मस्तक, लंबे बाल, तेजस्वी आंखें, राजसी परिधान पहने हुए गर्व के साथ अमात्य राक्षस महाराज धनानंद के आसन के बिल्कुल पास आकर खड़े हुए और कहा, मैं इस विशाल साम्राज्य मगध का मुखिया अमात्य राक्षस आप सभी गण का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कुछ क्षण पश्चात ही दरबारी सैनिक ने एक बार दोबारा घोषणा की, राज्य शिरोमणि मगधपति महाराज धनानंद के शूरवीर सुपुत्र युवराज पब्बता पधार रहे हैं। सभी अतिथिगण विशाल मगध के भावी महाराज और अभी वर्तमान में युवराज पब्बता का नमन स्वीकार करें। मगध साम्राज्य के अमात्य राक्षस, आज ब्राह्मण दान पर्व है। क्या आज भी तुम्हारे महाराज और हमारे पिता श्री धनानंद दरबार में विलंब से आएंगे? युवराज, ऐसा कतई भी नहीं है। मगध महाराज अति शीघ्र ही दरबार में पधारने वाले हैं। दरबारी सैनिक,
मगध महाराज के दरबार में आने की तैयारी शुरू करो। उनके पधारने की घोषणा मैं स्वयं करूंगा। त्याग और बलिदान के पथ पर चलने वाले लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक, विशाल मगध साम्राज्य के अन्नदाता, राज्य शिरोमणि मगधापति महाराज धनानंद स्वयं पधार रहे हैं। मगधापति महाराज धनानंद जय हो। महाराज धनानंद की जय हो। महाराज धनानंद की जय हो। अति सुंदर, अति सुंदर। मगध महाराज धनानंद की इस क्रूर हंसी के बाद आचार्य चाणक्य की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। आखिर क्या था वो तूफान जिसने लिया था ऐतिहासिक प्रतिज्ञा का रूप? जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।